डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्क्रीटरी सिस्टम का पूरा चैप्टर। आप वीडियो से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन बल्कि एक एक शब्द याद करने के बाद मेरे साथ इस वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच आर लेस रीएब्जॉर्ब। सब्सटेंस विच आर लेस रीएब्जॉर्ब, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो बहुत कम रीएब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन्स में, उसे हम कहते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। इसका आंसर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से हैं? वेरिएबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन से हैं? तो आंसर लिखें इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ये वो सब्सटेंस हैं जो आवश्यकता के अनुसार, नीड के अकॉर्डिंग नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन सा है? ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, तो इसका आंसर है इनुलिन, सल्फेट, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कौन सा है? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, इसका आंसर है ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ग्लूकोज और अमीनो एसिड। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्लूकोज, सुनिए, इफ ग्लूकोज रिमेन अनरीएब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी, अगर ग्लूकोज पीसीटी में रीएब्सॉर्ब नहीं होता है तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे? देखिए, अगर पीसीटी में ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तब वो यूरिन के साथ रिलीज होने लगेगा, तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोसूरिया डिजीज का दूसरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो क्या नाम है इसका? डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की कमी से भी डायबिटीज मेलाइटस होता है, और एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसे डाययूरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ब्लड वेसल्स का नाम बताएं जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया हो। ब्लड वेसल्स विद मैक्सिमम यूरिया, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। और उस ब्लड वेसल्स का नाम बताएं जिसमें सबसे कम यूरिया हो, रीनल वेन। उसका आंसर है रीनल वेन। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेल्दी ह्यूमन है, एक हेल्दी ह्यूमन है तो प्रतिदिन मतलब पर डे कितना यूरिया रिलीज करता है? 25 ग्राम। 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयंस excrete out through urine mainly मोनोवैलेंट आयन। नोट करें, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट के या मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, निष्कासित करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेन इसकी टी प्रोडक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया।
अमोनिया से कम टॉक्सिक है यूरिया और यूरिया से कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड। यूरिकोटैलिक किसे कहते हैं? वो एनिमल जो यूरिक एसिड को निष्कासित करते हैं, वो एनिमल जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाल देते हैं, उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल। लेकिन एक नाम एनसीईआरटी में और लिखा है, उसको भी नोट करें। बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल और लैंड स्नेल, SNAIL। यूरियोटैलिक कौन से होते हैं? वो एनिमल जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिया के रूप में रिलीज करते हैं। यूरिया लीवर बनती है। ऑनेथिलीन साइकिल के द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूरिया। यूरिया रिलीज करने वाले एनिमल्स को यूरियोटैलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, मैराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेनोटैलिक किसे कहते हैं? देखिए, एमेनोटैलिक एनिमल वो होते हैं जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को अमोनिया के रूप में रिलीज करते हैं और अमोनिया के रूप में निष्कासित करने के लिए या अमोनिया को रिलीज करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर ये एनिमल कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं या एक्वेटिक होते हैं। तो एमेनोटैलिक एनिमल्स आर एक्वेटिक। एग्जाम्पल है टेलियोस फिशेस, मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक एम्फीबियंस। नोट करें, एमेनोटैलिक, टेलियोस फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस और मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस। फिश में अमोनिया का निष्कासित होना कैसे होता है? मतलब फिश एक्सक्रीट अमोनिया बाय विच ऑर्गन? फिश अमोनिया को किस ऑर्गन से रिलीज करती हैं? तो नोट करें, गिल सरफेस से। और गिल सरफेस से ये अमोनियम आयन रूप में रिलीज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी का अमोनिया के एक्सक्रीशन में कोई खास रोल नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरोफिटिक एनिमल यूरिक एसिड क्यों रिलीज करते हैं? तो ज़ीरोफिटिक एनिमल यूरिक एसिड इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि उन्हें वाटर को कंजर्व करना होता है। वाटर को कंजर्व करने के लिए वो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिलेंथीज के एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम? फ्लेम सेल्स किन एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? फ्लेम सेल्स मतलब प्रोटोनेफ्रिडियम। आंसर बताइए। प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर, सेफेलोपॉडेट्स और कुछ एनिलिड्स। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर, सेफेलोपॉडेट और कुछ एनिलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया का फॉर्मेशन किस साइकिल में होता है? मैंने अभी आपको बताया था
ऑर्निथिनीन साइकिल, ORNITHINE, या क्रैब हैंसलेट साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रीडिया किसके सिक्रीटरी ऑर्गन है? तो नेफ्रीडिया सिक्रीटरी ऑर्गन है एनालिड्स के, जैसे अर्थवॉर्म और लीच। नेक्स्ट, मैलपीजियन ट्यूब्यूल किसका सिक्रीटरी ऑर्गन है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल सिक्रीटरी ऑर्गन है इंसेक्ट्स के, कॉकरोच का। और मैलपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ होता है? हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पर। नेक्स्ट, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड सिक्रीटरी ऑर्गन है क्रस्टेशियंस का। ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम है एंटीनल ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन ये है, जैसे प्रॉन, प्रॉन का सिक्रीटरी ऑर्गन बताओ, प्रॉन का सिक्रीटरी ऑर्गन नाम बताइए। तो प्रॉन का सिक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ग्रीन ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है एंटीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनेफ्रीडिया का मुख्य फंक्शन क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया मेनली कंसर्न होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन से। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न विद ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया मेनली ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जितने भी सिक्रीटरी ऑर्गन हैं वो दो फंक्शन तो करते ही करते हैं, एक एस्क्रीशन का, एक ऑस्मो रेगुलेशन का। किडनी की भी दो काम है, किडनी के वैसे कई काम है, लेकिन मेनली दो काम है, एस्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न विद ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन किडनी की लोकेशन, ह्यूमन किडनी की पोजीशन क्या है? डॉर्सल सरफेस बिटवीन T12 L3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन किडनी का टाइप, ह्यूमन किडनी किस प्रकार की होती है? तो ह्यूमन किडनी का टाइप है मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी, ह्यूमन किडनी का टाइप क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी। ह्यूमन किडनी को हम एक नाम और देते हैं, वो भी नोट करें, रिट्रोपेरिटोनियल किडनी। रिट्रोपेरिटोनियल किडनी, या हम कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन किडनी में कितने पिरामिड होते हैं? तो ह्यूमन किडनी में 11 से 12 पिरामिड होते हैं, 11 to 12। किडनी की यूनिट का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। किडनी में दो तरह की नेफ्रॉन्स हैं, नाम बताएं। पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इन दोनों नेफ्रॉन में एक के हैंडलूप लंबे होते हैं। किसके? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के हैंडलूप लंबे होते हैं। वासा रेक्टा किसमें होता है? वासा रेक्टा भी जस्टा मेडुलरी, वासा रेक्टा किसमें होता है? वासा रेक्टा भी किसमें होता है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किडनी में मेजर कैलिक्स संख्या कितनी है? तो किडनी में मेजर कैलिक्स संख्या 3 से 4 है, और हर मेजर कैलिक्स में 3 से 4 माइनर कैलिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिनरी ब्लैडर किस टिश्यू का बना होता है? यूरिनरी ब्लैडर किस टिश्यू का बना होता है? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। आंसर क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे कहते हैं यूरोथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कौन सा भाग कॉर्टेक्स में होता है? बॉमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल दोनों को एक साथ मिलाकर क्या नाम देते हैं? मतलब बॉमन कैप्सूल
और ग्लोमेरुलस दोनों मिला के एक साथ क्या नाम दिया जाता है? मैल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्टेसेस। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? 1 मिलियन। 1 मिलियन। नेक्स्ट, नेफ्रॉन के हेनले लूप की पोजीशन क्या होती है? देखिए, हेनले लूप होता है मेडुला में। हेनले लूप होता है मेडुला में। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का हेनले लूप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus है ना, JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus का फॉर्मेशन किन किन से होता है? तो नोट कीजिए, एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहां मिलते हैं उसे कहते हैं JG apparatus, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है। DCT की सेल्स जो कि एफरेंट और DCT की सेल जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आती हैं उन सेल को कहते हैं मैकुला डेंसा। उन्हें कहते हैं मैकुला डेंसा। नेक्स्ट पॉइंट, नेफ्रॉन के कितने भाग हैं? देखिए, नेफ्रॉन के 2 भाग हैं। एक है बॉमन कैप्सूल और दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट। दूसरा कौन सा है? ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के कितने भाग हैं? देखिए, ट्यूबुलर के पार्ट हैं PCT, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और DCT। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किस टिश्यू की बनी होती हैं? तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंडोथेलियम की बनी होती हैं। नेक्स्ट, पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? पोडोसाइट सेल बॉमस कैप्सूल की एपिथेलियम में पाई जाती है। पोडोसाइट सेल बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम में पाई जाती हैं और पोडोसाइट सेल अल्ट्राफिल्ट्रेशन में काम करती हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन काम करती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कितनी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। एक एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी है बॉमन कैप्सूल की स्क्वेमस एपिथेलियम। 3 लेयर इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus में कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो बताएं। तो नोट कीजिए, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स मैकुला डेंसा या लेसिस। देखिए, 3 जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, मैकुला डेंसा और लेसिस, LACIS। इन्हें हम मैसेंजर सेल भी कहते हैं, MESANGIAL, मैसेंजर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेनिन कब रिलीज होता है? देखिए, रेनिन रिलीज फ्रॉम द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तब उस समय JG सेल से रेनिन रिलीज होता है। इस रेनिन स्पेलिंग क्या है? RENIN। रेनिन का फंक्शन क्या है? रेनिन लीवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी से पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर होता है? तो NCERT लाइन है 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute। किडनी से 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है? 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, जो कि वेंट्रिकल के द्वारा किए जाने वाला
जो कि वेंट्रिकल द्वारा किए जाने वाला जो कि वेंट्रिकल द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 1/5 है, 1/5 भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, पोडोसाइट सेल का अरेंजमेंट का नाम बताएं। पोडोसाइट सेल आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट मैनर। जब इस मैनर में अरेंज जाती हैं तो स्लिट पोर बन जाते हैं जिससे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीसीटी में कौन सा टिश्यू होता है? पीसीटी में कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? तो नोट कीजिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला है GFR अपॉन RPF, GFR अपॉन RPF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और RPF का रेट कितना है? 650 ml पर मिनट, 650 ml पर मिनट। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 75 mmHg। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर के ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट होता है, जो कितना है 30 mmHg। नेक्स्ट, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर होता है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगभग 18 से 20 mmHg होता है। उन प्रेशर के नाम बताओ जो कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट डेवलप होते हैं। प्रेशर डेवलप अगेंस्ट टू द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो दो प्रेशर है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो लगभग 25 mmHg होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में नहीं होता? असेंडिंग लिम्ब। देखिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में नहीं होता, बाकी नेफ्रॉन के हर पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है? तो देखिए ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक दिन में लगभग कितना यूरिन बनता है? एक दिन में लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में किस मेथड से होता है? एक्टिव या पैसिव? दोनों, एक्टिव भी है पैसिव भी है। कुछ एक्टिव द्वारा होता है, कुछ पैसिव द्वारा होता है। जैसे वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं ना, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या है? पैसिव। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम आयन है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। पीसीटी में 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। डियर स्टूडेंट्स, पीसीटी में पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड का कैसे मेंटेन होता है? देखिए पीसीटी में आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए
पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन का सिक्रीशन होता है और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में डीसीटी में ब्लड का आयनिक बैलेंस और पीएच को कैसे मेंटेन करते हैं? तो डीसीटी में पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम का क्या होता है? सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट में आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। देखिए, कलेक्टिंग डक्ट में आयनिक बैलेंस पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, आयनिक बैलेंस नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है? आयनिक बैलेंस और पीएच। देखिए, नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी में, नेफ्रॉन के पीसी और डीसीटी में आयनिक बैलेंस पीएच मेंटेन होता है। ठीक है। अगर हम ये पूछें कि पूरे एक्सक्रीशन में, पूरे यूरिन फॉर्मेशन में, है ना, आयनिक बैलेंस और पीएच कहाँ मेंटेन होता है, तब आप लिखेंगे पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। हम अल्ट्राफिल्ट्रेट को यूरिन कब बोलते हैं? जब अल्ट्राफिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करता है, मतलब डीसीटी से जब कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करता है तब उसे हम यूरिन बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन में यूरिया कितने परसेंट है? तो देखिए, यूरिन में यूरिया है 2.7%। ठीक है, यूरिन में यूरिया है 2.7%। यूरिन के रिलीज करने को कहते हैं मिक्ट्यूरेशन, और मिक्ट्यूरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को किसके द्वारा मेंटेन करते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज मेनली मेंटेन बाय NaCl और यूरिया। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ग्रेडियंट को किसके द्वारा मेंटेन करते हैं हम? NaCl और यूरिया के द्वारा। देखिए, असेंडिंग लिम्ब, काउंटर करंट मैकेनिज्म में असेंडिंग लिम्ब से जब यूरिया निकलता है तो जाता कहाँ है? देखिए, जब असेंडिंग लिम्ब से यूरिया निकलता है तो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। असेंडिंग लिम्ब से निकलकर वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? तो आउटर कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी 300 है और इनर मेडुला की ऑस्मोलरिटी कितनी है? 1200। कितनी है? 1200। नेक्स्ट टाइम देखिए, आउटर कॉर्टेक्स की 300 हो गई और इनर मेडुला कितनी हो गई? 1200, और जो आउटर मेडुला है उसकी 400 से लेके 800। ठीक है। नेक्स्ट टाइम यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से होता है, कॉर्टेक्स में, आउटर मेडुला में, इनर मेडुला में। और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर असेंडिंग लिम्ब की लूप ऑफ हेनले में जाती है डिफ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया, है ना, कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर असेंडिंग लिम्ब के लूप ऑफ हेनले में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लूप ऑफ हेनले मेंटेन द इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ NaCl ट्रांसमिटेड बाय ascending limb of Henle loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। ये जो मैंने लाइन इसलिए पढ़ी क्योंकि ये नीट में आ चुकी है कि मैंने पहले बताया भी था कि असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकलकर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए एंजाइम कहाँ से आते हैं? देखिए, लंग से एंजाइम निकलते हैं जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन क्या है? देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड 3 जगह काम करता है। एक तो हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करके प्यास को बढ़ाता है जिससे पानी पीते हैं और बीपी बढ़ जाता है। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है जिससे बीपी बढ़ जाता है। और तीसरा, एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर जोना ग्लोमेरुलोसा को एक्टिवेट करता है जिसमें से हार्मोन निकलता है
एल्डोस्टेरोन जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो नेफ्रॉन के डीसीटी में सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करता है कंडीशनली, जिससे बीपी बढ़ जाता है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड 3 जगह काम करता है, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में, दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तीसरा हाइपोथैलेमस में। रास सिस्टम कब शुरू होता है? देखिए, रास सिस्टम तब शुरू होता है जब बीपी लो होता है, और जब बीपी हाई हो जाता है तो उसको लो करने के लिए क्या होता है, जब बीपी हाई हो जाता है तो एएनएफ रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है एट्रियम से, हार्ट के एट्रियम से रिलीज होता है, जो कि वैसोडाइलेटर है और बीपी को कम कर देता है। तो एएनएफ चेक द रास सिस्टम और रास सिस्टम चेक द एएनएफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जेजी सेल से निकलता है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लॉस होती है, मतलब लंग से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकलती है? देखिए, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml पर मिनट रिलीज होती है। लंग्स एलिमिनेट 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, हमारे लंग से वाटर लॉस कितना होता है? तो 400 ml वाटर लॉस होता है पर डे। लंग से 400 ml वाटर लॉस होता है पर डे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेट ग्लैंड का कंपोजिशन। स्वेट कब कंपोजिशन का? स्वेट पसीना। देखिए, स्वेट में 99.5% तो वाटर है, इसके अलावा इसमें NaCl है, लैक्टिक एसिड है, कुछ मात्रा में यूरिया भी है, अमीनो एसिड है, और क्या है? ग्लूकोज है। स्वेटिंग क्यों होती है? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए, कूलिंग टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट, सीबम। सीबम का कंपोजिशन क्या है? देखिए, सीबम में वैक्स, स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड होते हैं। सीबम में क्या होता है? वैक्स, स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर का स्किटी प्रोडक्ट क्या है? देखिए, लीवर का स्किटी प्रोडक्ट है बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट क्या आते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आते हैं। देखिए, बाइल पिगमेंट क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो हैं। ये बाइल पिगमेंट बनता कैसे? जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है ना, तब बनता है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन भी यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन, कुछ ड्रग्स, ये सब लीवर का क्या है? स्किटी प्रोडक्ट है। तो लीवर के स्किटी प्रोडक्ट में शामिल हैं कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, स्टेरॉयड हार्मोन जो कि ब्रेक हो गए, टूट गए, और कुछ विटामिन और ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। तो हीमोडायलाइजर के द्वारा हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिंग फ्लूइड और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, जबकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। हीमोडायलाइजर से हम क्या करते हैं? ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। तो ध्यान रखना, डायलिसिंग फ्लूइड और ब्लड में जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का है। डायलिसिस समय हम ब्लड किससे निकालते हैं? आर्टरी से या वेन से? आर्टरी से निकालते हैं। और जब ब्लड निकालते हैं आर्टरी से, तो उसको डायलिसिंग मशीन में भेजने से पहले उसके अंदर क्या जोड़ डालते हैं? एंटी कोगुलेंट हिपेरिन, ठीक। आर्टरी से ब्लड निकाला, उसमें हमने क्या डाला? हिपेरिन, और उसके बाद उसे डायलिसिंग मशीन में भेज देते हैं। जब ब्लड डायलिसिंग फ्लूइड से प्यूरिफाई हो जाता है तो वापस बॉडी के अंदर भेजते हैं। तो किस में भेजते हैं? वेन में। तो जब ब्लड को हम वेन में भेजते हैं डायलिसिंग मशीन से, तो वेन में भेजने से पहले उसमें हम क्या लगाते हैं? एंटी हिपेरिन। जबकि जब हमने ब्लड निकाला था डायलिसिस के लिए, तो उसमें हमने डाला था हिपेरिन, जो कि एंटी कोगुलेंट है। और डायलिसिस मशीन के बाद जब ब्लड को वापस भेजते हैं वेन में, तो हम लगाते हैं उसमें एंटी हिपेरिन, ठीक है। देखिए, डायलिसिस मशीन में
ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स का नाम क्या है? वो ट्यूब बनी होती हैं सेलोफेन की, वो होती हैं सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर भी स्कीटी ऑर्गन रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ था? डीसीटी में था। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो आरबीसी को बनाता है, ये कहाँ से रिलीज होता है? जस्टाग्लुमेरुलर सेल्स, किडनी की जस्टाग्लुमेरुलर सेल से सिक्रीट होता है। तो किडनी से निकलने वाले कौन से दो हार्मोन होते हैं बताएं? एक तो ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है और दूसरा कौन सा? रेनिन है। इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आप जब वीडियो को कई बार सुनेंगे तो ये आपको याद होती जाएंगी, लेकिन जिस टाइम पे आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये ओरल डिस्कशन की वीडियो आप सुनते रहा करें, हमेशा सुने, याद हो जाएगी, सुन कर याद हो जाता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।